हेलो दोस्तों। आज का हमारा पाठ है पाठ 10 कामचोर। ये कक्षा 8वीं का पाठ है। यह एक व्यंग्य है जो इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इस कहानी में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कामचोर हैं। तो इस कहानी में कामचोर उन बच्चों को कहा गया है जिन्होंने कभी काम करना सीखा ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। अब यहाँ पर इनके अब्बा अब्बा जी ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं जो बैठे बैठे कामचोर हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, जिन्हें काम करने की आदत नहीं है, उनको काम में लगाया जाए और घर के जितने भी नौकर हैं उन सबको निकाल दिया जाए। इतने सारे बच्चे हैं, अगर थोड़े थोड़े कोई कोई भी काम करेंगे तो नौकरों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो नौकरों को निकाल दिया जाए और ये घर के बच्चे काम करेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। अब यहाँ पर इनके अब्बा इन बच्चों को डांट रहे हैं कि तुम पूरे दिन उधम मचाने के सिवाय, शरारत करने के सिवाय और कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पिया। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब यहाँ पर बच्चे भी सोचते हैं कि जब अब्बा जी इतना कह रहे हैं कि हम इतने मोटे हो गए हैं, बैठे बैठे हम कुछ नहीं करते, तो हिलकर पानी पीने में भी क्या जाता है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटके पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि जब इतने सारे बच्चे हैं तो हिल हिल कर पानी पीने में धक्के भी लग जाते हैं। तो धक्के लगेंगे तो ये किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, ऐसे ये बच्चे सोच रहे हैं। सुरहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब इन्होंने जिन बच्चों को शुरू से काम करने की आदत नहीं है, उन्होंने अगर ये सोचा कि थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो थोड़ा सा थोड़ी सी शरारत और उधम मचना लाजमी है। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अम्मा जी, जो इनकी अम्मा है बच्चों की, वो कह रही हैं कि ये जिन्होंने काम करना सीखा ही नहीं है शुरू से, जिनका काम हमेशा नौकर करते आए हैं, क्या वह काम कर पाएंगे। तो इनके अब्बा जी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब अब्बा जी ने यह बिल्कुल आज्ञा दे दी है, ऑर्डर जारी कर दिया है कि अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया तो इन्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। अब बच्चे क्या कहते हैं कि हम काम करने के लिए रेडी हैं, हमें काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मतलब उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा जी ने अब यहाँ पर बच्चों को लालच दिया है कि अगर यह तुम सब यह काम सारा कर दोगे तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मतलब वेतन मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलते ही अगर सब बच्चे मिलाकर पानी डाले तो ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि सॉरी, अब्बा जी कह रहे हैं कि जो तुम काम करोगे उसके लिए तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। ठीक है। तो तनख्वाह के लालच में ये सारे बच्चे काम में लग जाते हैं। अब्बा जी ने तुरंत बोला कि इस काम को करने के बाद दूसरा काम तैयार है, मतलब अब्बा जी ने दूसरे काम का हवाला दिया।
एहे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। अब जब अब्बा जी ने बच्चों को काम सौंप दिया है तो बच्चे काम में लग गए। तो अम्मा जी ने अब्बा जी से प्रार्थना की, याचना की कि नहीं, भगवान के लिए मतलब खुदा के लिए इन्हें काम मत सौंपो, अगर इन्होंने पानी को हाथ भी लगाया तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए मतलब लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी दरी क्या होता है? जो फर्श पर दरी बिछाई जाती है, उस पर सारे बच्चे लग गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब दरी को झटकना शुरू किया, उसे झाड़ना शुरू किया और उसमें जो धूल लगी हुई थी उसको लकड़ियां लेकर उसको पिटाई करने के द्वारा उसको साफ किया गया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब जब दरी को इनको झाड़ने के लिए, इनको साफ करने के लिए बोला गया, तो इन्होंने दरी की जो सारी धूल है वो सारे घर में फैला दी और सबका बुरा हाल हो गया। ठीक है। तो इन्होंने इनको बाहर भेजा गया आंगन में, और इन्होंने आंगन में जाकर क्या किया? इन्होंने आंगन में जाकर झाड़ू उठा ली। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। क्षण भर में मतलब पल भर में। जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अब इन्होंने क्या सोचा कि तनख्वाह देने का लालच तो अब्बा जी ने दे दिया है, ठीक है, लेकिन काम तो एक ही है कि आंगन की सफाई करनी है झाड़ू मारकर। तो इन्होंने क्या किया? सबने उस झाड़ू को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और उस झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए, उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जब अम्मा जी ने डांट रही थी तो बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं कि ये बुजुर्ग हमें काम करने देंगे तभी तो कोई काम होगा, जरा सी बात पर तो हमें टोक देते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब जो आंगन में धूल हो चुकी थी उसको ये झाड़ू से साफ करने लग गए थे। अब उसको इन्होंने क्या सोचा, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क लिया जाए दरी पर, ताकि ये धूल धूल ना हो। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी नहीं मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुम्मक भेजी गई। कुम्मक क्या होता है? फौज। अब यहाँ पर इनके जो रिश्तेदार हैं उन सभी के बच्चे इस घर में रहते हैं और उन सब की फौज यहाँ पर नल के पास भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुष्टि मतलब घमासान जो युद्ध मचा हुआ था नलके के पास, इस धींगा मुष्टि में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। मतलब घर में से जितने नौकर थे वो निकाल दिए गए थे, ठीक है, लेकिन जितने कुछ नौकर बचे हुए थे वो नौकर इन सारे बच्चों को साफ सुथरा नहलाकर तैयार करने के लिए काफी नहीं थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। मतलब बाहर से नौकर बुलाए गए और एक बच्चे का उन्होंने कितना चार्ज किया? 4 आना प्रति बच्चा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। हम से कम कम मुर्गियों की ही बंद कर दे हैं।
अब ये बोल रहे हैं कि हम ये सफाई है, ये पानी भरने का काम है, जो पौधों को पानी देने का काम है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, हम मुर्गियों को ही उनके उसमें डब्बे में बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। अब बच्चों को जो मिली छड़ी या फिर बांस, तो उनको मुर्गियों को उन्होंने हाँकना शुरू कर दिया। चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। इन्हें नहीं पता था, इन बच्चों को नहीं पता था कि मुर्गियों को प्यार से उनके दड़बे में डाला जाता है। इन्होंने उन्हें छड़ी और बांस से हाँकना शुरू किया, इसलिए वो भागने लगी और ये कह रहे हैं कि मुर्गियों को हमारे विरुद्ध किसी ने उनके खिलाफ भड़का दिया है। दो मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया चांदी के वर्क लग रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब पास ही में खीर का एक बर्तन रखा हुआ था, तो दो मुर्गियां भागते भागते उसके ऊपर से छलांग मारती हुई निकल गई। तूफान तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। अब जब मुर्गियां उनके ऊपर से उछल कर गई, तो खीर जो है सारी दीदी के कामदानी दुपट्टा है उस पर गिर गई और उनके सिर पर भी गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यहाँ पर अम्मा जी का एक पानदान रखा हुआ था। पानदान आपको पता होगा, इसमें पान के बनाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, चूना, कत्थे, जिनसे पान को बनाया जाता है, सुपारी वगैरह। ठीक है, तो जो वो मुर्गा था, उसने पानदान में अपने पंजे रखे और वो अपने पंजों के निशान अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बिन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। चारों तरफ सारी मुर्गियां इधर उधर दौड़ रही थी। कुछ मुर्गियों ने खीर के प्याले उंधा दिए, कुछ मुर्गियों ने दाल के पतीले उंधा दिए। दाल के पतीले की जो छींट है वो कहाँ लगी? वो मौसी के मुंह पर लगी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। एक भी मुर्गी अपने दड़बे में, मतलब अपने पिंजरे में जाने को राजी नहीं थी या खुश नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब इन्होंने मुर्गी का जो काम है, मुर्गी को अंदर डब्बे में रखने का काम है, वो बीच में ही छोड़कर इन्हें ख्याल आया कि जो भेड़े हैं उनको दाना भी खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब जब झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दोनों दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। जैसे ही भेड़ों ने देखा कि दाने का बर्तन आ चुका है और दिन भर की भूखी जो भेड़ थी वो उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगी। तखत और बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। तखत पर क्या बिछा हुआ था? बानी दीदी का दुपट्टा, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उन्होंने अपना दुपट्टा तखत पे रखा हुआ था और वो दीदी कहाँ थी? मुगलानी बुआ के पास कुछ उन्हें बताने गई थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। रोंदती मतलब उन्हें उनके ऊपर अपने पैरों को रखती हुई, दीदी के कामदानी दुपट्टे पर भेड़ों ने अपने पैरों को रखते हुए उन्हें रौंद दिया। जब तूफान गुजर चुका, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। अब जो ये घमासान युद्ध मच रहा था, जब भेड़ें इधर उधर से भाग रही थी, उधर मुर्गियां भी अपने दड़बे में नहीं जा रही थी, तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की जो सेना है वो बमबारी कर रही है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की फौज इधर से उधर भाग रही है।
जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब जहां जहां से उन्हें नजर आया कि हमारा सूप इधर है, तो वहीं उसका पीछा करते करते भेड़े वहां पर पहुंच जाती और हमला करते हुए वहां पर सब कुछ उधम मचा देती। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब हज्जन माँ कहाँ पर सो रही थी? एक पलंग पर सो रही थी और दुपट्टा उनके मुंह पर था। तो जब भेड़ें उनके ऊपर से गई, तो जब वो अपने सपने में कुछ सुहाने सपने देख रही थी, कुछ महलों के सपने देख रही थी, वहां पर जब भेड़ों ने अपना उधम मचाया, तो वो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी कि अब इन मटर की फलियों से आप सब्जी बनाइए। ये तरकारी वाली मटर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। अब जो भेड़ है उनके ऊपर बहुत सारे मतलब ऐसे रुई लगी हुई होती है, तो जब भेड़ों को अभी कभी किसी ने मारा होगा तो ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को पीट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोक दिए। अब जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भेड़ है, उनको जितना भी मारा जाए उनको चोट नहीं लगती। उन्हें ये लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। भेड़ों ने जो तरकारी के छिलके थे उनको अपने पेट पर लगा लिया। जब वो भाग रही थी तो वो सारे छिलके उनकी कमर पर, उनके पेट पर लग गए। इधर यह प्रलय मची हुई थी, मतलब इधर यह तूफान आया हुआ था, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी। जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे चारों भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर। अब देखो, जब दूध धोया जाता है, मतलब दूध निकाला जाता है, तो बहुत साफ सुथरी बाल्टी में निकाला जाता है, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं थी इन बच्चों को। इन्होंने धुली बेधुली बाल्टी देखी भी नहीं। इन्होंने उस बाल्टी को लिया और दूध धोने में लग गए। बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल गए। अब देखो, एक एक भैंस का दूध निकालने के लिए कितने हाथ वहां पर पिल गए? 4 हाथ। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगड़ी पिछड़ी बांध दी जाए। मतलब भैंस के दोनों पैर पीछे और दोनों पैर आगे बांध दिए जाए, ताकि दूध अच्छे से निकाला जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्ना हो गई। जब उन्होंने भैंस के दोनों पैर, पिछले दोनों पैर चाचा की चारपाई से, मतलब चाचा की खाट से बांधे, तो भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस को पता चल गया। तो जब आगे के 2 पैर बांधे बांधे जा रहे थे, तो भैंस को पता चल गया और वो छूटकर जो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा, तो समझे कि आधी तूफान में फंसे हैं। अभी चाचा जी को यह पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब चाचा जी को यह पता चल गया कि यहाँ पर बच्चे भैंस का दूध धोने के लिए भैंस को चारपाई से बांध रहे हैं। ठीक है, तो चाचा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पलंग में जो पट्टियां लगी होती है उनको पकड़ा और उनको डांटने के लिए गए, जिन्होंने इन कामचोर बच्चों को काम सौंपा है। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं।
इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब देखो भैंस भी खोली है और बछड़ा भी इन्होंने खोल दिया है। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। खुरों को ब्रेक लगा दिया मतलब अपने पैरों को ब्रेक लगा दिया। अब वो भागते भागते रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। अब जब भैंस भाग रही थी तो भैंस ने क्या किया, लात मारकर बाल्टी को गोबर में गिरा दिया था। तो अब इन्होंने बच्चों ने क्या किया था, बाल्टी तो गोबर में गिर गई थी, तो इन्होंने गिलास कटोरे जितनी भी कटोरियां हैं सबको लेकर दूध धोने के लिए भागे। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ देर कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। दो चार धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। मतलब ये ज्यादा देर का काम नहीं था। ये जो भागा दौड़ी हो रही थी ये कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां में मुर्गियों बाग में हकाई गई। मातम सा मानती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अब देखो यहाँ पर तरकारी वाली का भी काफी नुकसान हुआ था, तो वो काफी दुखी थी। तो मातम सी मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब इतना सारा घमासान युद्ध हो चुका था घर में, तो अम्मा को इतना गुस्सा आ चुका था कि वो आगरा जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब अम्मा इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने अब्बा से कह दिया था कि या तो अगर आपको बच्चों से काम कराना है तो ये बच्चा राज कायम कर लो, वरना मैं चली मायके। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब्बा ने कब अब क्या किया, जब अम्मा ने उनको ये चुनौती दे दी कि वो मायके जा रही है, या तो इस घर में बच्चे रहेंगे या मैं रहूंगी, तो अब्बा ने क्या किया, सारे जो बच्चे थे उनको कतार में मतलब एक लाइन में खड़ा किया और पूरी बटालियन का, पूरी फौज का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब्बा ने क्या कहा, अब जब अम्मा ने उनको चुनौती दे दी थी कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, तो अब्बा जी को गुस्सा आ गया यहाँ पर। और अब्बा जी ने उनको लाइन में खड़े करके उन्हें बोला कि अगर आप लोगों ने किसी भी सामान को हाथ लगाया, किसी भी चीज को हाथ लगाया, तो आप लोगों को शाम का खाना नहीं मिलेगा, आपका शाम का खाना बंद कर दिया जाएगा। अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि लो जी, इन्हें तो किसी भी करवट शांति नहीं, मतलब इन्हें तो कैसे भी शांति नहीं है। या तो ये कभी बोलते हैं कि हमें काम कराया जाए, हमसे काम कराया जाए, या कभी बोलते हैं कि किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाओगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बच्चे बोलते हैं कि अब तो हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हम तो जैसे थे वैसे ही सही थे। तो यह एक व्यंग था जो इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया था। तो आई होप आपको यह कहानी पढ़कर मज़ा आया होगा। इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में जल्दी आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे चर्चा होगी इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो कृपया आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स, धन्यवाद।